आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 का। तो आज हमने लेक्चर नंबर 20 जो है वो शुरू करना है, और इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि ओहम्स लॉ चल रहा है। ये ओहम्स लॉ की जो है ये वीडियो 2 है, ठीक है, या उसका पार्ट 2 है ओहम्स लॉ। तो चले शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 20। ओहम्स लॉ पार्ट 2। कल जो है वो हमने डिस्कस किया था कि ओहम लॉ क्या होता है, ओहमिक नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, और हमने ओहम्स लॉ का प्रूफ भी देखा था। एक्सक्यूज मी। तो आज जो है हम एक और एस्पेक्ट से और एक और तरीके से जो है वो इसका प्रूफ जो है उसको डिस्कस करेंगे। और ये एस्पेक्ट जो है इसके हम अंदर सपोज करेंगे कि हमारे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L, और इसके अंदर मैं कोई दो सरफेसेस लेता हूँ। ये सरफेस S1 है और ये सरफेस S2 है। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, और इसके अंदर मैंने दो सरफेसेस ली हैं, एक सरफेस S1 है और एक सरफेस S2 है। तो हम ये सपोज करते हैं कि ये दो सरफेसेस S1 और S2 जो हैं ये L डिस्टेंस अपार्ट हैं, यानी कि आप कह लें कि ये इनके दरमियान ये इतना डिस्टेंस है। S1 एंड S2 आर एट डिस्टेंस L फ्रॉम ईच अदर। ये किसी डिस्टेंस L के ऊपर जो है वो एक दूसरे से सिचुएटेड है। और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर है। उस वक़्त ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर है जब करंट जो है वो स्टेडी स्टेट ले लेती है। परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ wire when the current is steady। जब करंट जो है वो स्टेडी है यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर करंट स्टेडी है या कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। इफ़ देखें आप, अगर इफ आई कांस्टेंट, ठीक है ना, यहाँ पर आई ही फ्लो कर रही है। इफ आई कांस्टेंट है तो फिर ई भी कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की डिमांड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की डिमांड ये है कि जे और ई भी कंडक्टर की बाउंड्रीज में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जे एंड ई विल बी पैरेलल इन दी बाउंड्रीज ऑफ कंडक्टर।
तो कंडक्टर की बाउंड्रीज में ई और जे जो है ये भी पैरेलल होंगे। तो इस कंडीशन में, अंडर दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है जिसमें जे और ई भी पैरेलल है बाउंड्रीज ऑफ कंडक्शन में, इसमें अगर हम करंट को देखें, ठीक है, I1 करंट जो इसमें से पास कर रही है और I2 करंट जो इस सरफेस में से पास कर रही है, तो ये जो करंट्स I1 और I2 हैं, ये करंट्स I1 और I2, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? I1 सरफेस इंटीग्रल S1 J डॉट डी, ठीक है, और इसी तरह I2 S2 J डॉट डी। ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर ये S1 और S2 में से जो करंट गुजर रही है, इट मस्ट बी इक्वल, I1 शुड बी इक्वल टू I2। S1 और S2 में जो करंट गुजर रही है इसको बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होती तो चार्ज इकट्ठा शो होना शुरू हो जाएगा। इफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2, the charge will start to pilling up। तो चार्ज जो है वो क्या करेगा? वो पिलिंग अप, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? अगर चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो दिस इज द अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट स्टेडी स्टेट में है, तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो इन दिस सिचुएशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन of charge is not satisfied। तो जो रिलेशन है हमारे पास J is equal to sigma E, तो J must coincide with E, J को E से must coincide करना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन के साथ। और ये कंडक्टर में किसी भी जगह पर ना बिगिन होती हैं ना एंड होती हैं। ये कंडक्टर में बिगिन और एंड उस वक्त होंगी लाइंस, ठीक है जी। ये लाइंस जो हैं ये कंडक्टर में क्या करेंगी? ये कंडक्टर में बिगिन और एंड उस वक्त होंगी जब रो वेरी करेगी, यानी कि चार्ज डेंसिटी वेरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट। व्हेन रो वेरीज पॉइंट टू पॉइंट, अगर रो वेरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट तो उस वक्त जो लाइंस हैं वो एंड होगी। द लाइंस विल एंड आर बिगिन ओनली इन दिस सिचुएशन। तो लाइंस जो है वो सिर्फ इस सिचुएशन में बिगन या एंड होगी कंडक्टर के अंदर। लेकिन चूँकि रो वेरी नहीं कर रही, रो कांस्टेंट है, तो चार्ज जो है वो फ्लो करेगा वायर में से, ठीक है। चार्ज है वो कांस्टेंटली फ्लो करेगा वायर में से, लेकिन चार्ज फ्लो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ potential। The charge will flow in the direction of fall of
पोटेंशियल। ठीक है, आपको पता है कि जब चार्ज मूव करता है तो हमेशा वो फॉल ऑफ पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है। तो S1 और S2 जो हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज हैं। S1 और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज कौन सी होती हैं? जिनका पोटेंशियल सेम होता है। S1 एंड S2 आर equally potential surfaces। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके दरमियान, ठीक है जी, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके S1 वो V इज़ इक्वल टू S1 to S2 E डॉट dl। ये हमारे पास पोटेंशियल है और इसको हम लिख सकते हैं 1 to 2 E dl cos ऑफ थीटा। ठीक है जी, और यहाँ पर J जो है वो सिग्मा E के बराबर है और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू रो J, क्योंकि रो जो है वो 1 ओवर सिग्मा के बराबर होता है। तो ये E की वैल्यू अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो V मेरे पास 1 to 2 E की जगह पर आ जाएगा रो J dl cos ऑफ थीटा। रो J dl cos ऑफ थीटा, यह चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर आप देखें कि E और dl सेम डायरेक्शन में, E एंड dl आर पैरेलल, तो थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास V क्या आ जाएगा? V मेरे पास आ जाएगा 1 to 2 रो J dl मल्टीप्लाई बाई 1। तो cos 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी। आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें I के साथ, I, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। अब इसके अंदर R क्या है? इसके अंदर R जो है वो 1 to 2, ठीक है जी। R हमारे पास क्या है? 1 to 2 रो J ओवर I dl। ये हमारे पास R है जो कि कांस्टेंट है। तो V और I जो है ये हमारे पास चेंज होंगे डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ S1 और S2। लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि चूंकि रो कांस्टेंट है थ्रू आउट द वायर, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। और इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म R आ रही है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यह हमने कल भी पढ़ा था। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट इज दिस? स्केलर फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, ठीक है। तो हमारे पास जो है
एक वायर के लिए जो स्ट्रेट है और लॉन्ग लफ है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो लाइंस ऑफ करंट हैं वो फ्लो करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इस केस में जो है वो लाइंस ऑफ फ्लो के पैरेलल होता है और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है थ्रू आउट द वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में से फ्लो कर रही है तो उस वक़्त ये क्या इसकी कांस्टेंट वैल्यू है थ्रू आउट द वायर। ठीक है, ई रो भी कांस्टेंट है, ई भी जो है वो पैरेलल है टू जे है। तो इसका मतलब है कि जब रो कांस्टेंट है तो जे यूनिफॉर्म है। ठीक है, और जे यूनिफॉर्म है किस में? इन द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, अगर रो कांस्टेंट है तो ई जो है वो भी, तो जे भी जो है वो भी यूनिफॉर्म है और वो क्या है? वो इन द डायरेक्शन ऑफ ई है। ठीक है, ये सिंपली हमें इस एक्सप्रेशन से पता चलता है इस बात का। देखें ना, हमारे पास E इज इक्वल टू रो जे, तो अगर रो कांस्टेंट है तो E एंड जे आर पैरेलल, तो E और J जो हैं वो पैरेलल है। ठीक है, वो क्योंकि J जो है ये भी यूनिफॉर्म है, तो J यूनिफॉर्म है तो E भी यूनिफॉर्म, तो E भी जो है हमारे पास वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस हम अपने माइंड के अंदर रखें, यही कंडीशंस, और जो हमने R का अभी एक इंटीग्रल फॉर्म में एक्सप्रेशन निकाला है, R 1/2 रो J ओवर I dl, ये वाला हमने एक्सप्रेशन जो है वो निकाला है। तो इसमें अगर ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, अभी हमने ये पीछे चीज़ डिस्कस की है, रो भी, जे भी, आई भी, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो रो जे ओवर आई को बाहर निकाल लें, 1/2 dl कर लें इसको। इसकी लिमिट मैं बदल देता हूँ, मैं कहता हूँ टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर ले लेता हूँ। टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो 0 से L है dl, तो ये क्या आ जाएगा? R आ जाएगा रो जे ओवर आई है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास को इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गया। तो J ओवर I हमारे पास 1/a के बराबर होता है, क्योंकि I जो होता है वो J ओवर A के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं R रो L ओवर A, यानी कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगी? लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि रो तो कांस्टेंट है, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है। तो रो इसमें क्या है? रो इसमें जो है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी है। ठीक है जी, व्हाट इज रो? रो इज दी रेजिस्टिविटी। ठीक है, चूँकि हमने पीछे जो है रो रेजिस्टिविटी जो है उसको कांस्टेंट लिया हुआ है कि सारी बातें ओहम्स लॉ है, तो ओहम्स लॉ के अंदर जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो रो क्या है? रो जो है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी, और हमने पीछे क्या कि रो यूनिफॉर्म थी, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म थी। तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटीरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड हैव ए स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि किसी मटीरियल की रेजिस्टेंस, यानी कि वो मटीरियल या वो कंडक्टर जो है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका एक एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ से ये ओहम्स लॉ निकल आया। तो रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और ये करैक्टरिस्टिक ऑफ द कंडक्टर होता है।
और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। और हमें पता है कि रेजिस्टिविटी का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो 1/σ होता है, कंडक्टिविटी होता है। तो रो रेजिस्टिविटी, रो को हम क्या डिफाइन करेंगे कि रो जो है हमारे पास ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विद, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल है विद 1 मीटर लॉन्ग, क्योंकि 1 मीटर लॉन्ग है एंड हैव 1 स्क्वायर मीटर एरिया, और उसका 1 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया, ठीक है। दिस इज़ रेजिस्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं कि ये रेजिस्टिविटी है। और ये रेजिस्टिविटी जो है इट डिपेंड्स ओनली अपॉन मटेरियल, ठीक है। इट इज़ ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यह मटेरियल की जो है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। लेकिन रेजिस्टेंस आर जो है, रेजिस्टेंस आर जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस आर it is the characteristic of the material। ये क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल है। और ये क्या है, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 geometry of conductor, dimensions of conductor, और नंबर 3 material of कंडक्टर। इन चीज़ों के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी जो है उसका रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल सिग्मा होता है और वो 1/ρ के बराबर, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी, इसको हम कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी कि R बराबर होता है 1/कंडक्टेंस। और इसका यूनिट रेजिस्टेंस का पता है आपको, ओहम होता है, और रेजिस्टिविटी का ओहम मीटर होता है, और कंडक्टिविटी का ओहम मीटर इनवर्स होता है। तो
तो कल भी आपको मैंने बताया था कि जो कंडक्टर्स ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं वो कंडक्टर्स जो हैं वो ओहमिक होते हैं, और जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो ओहमिक नहीं होते। तो अब ये आज मैंने 2 लेक्चर्स जो हैं इसके कंप्लीट कर दिए हैं ओहम्स लॉ के। अब कल मैं आपको रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन चीज़ों को फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, और इसको हम प्रूफ करके भी देखेंगे, और कल देखेंगे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कल 2 आर्टिकल्स हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्ट। इसका भी काफ़ी सारी मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर भी दे चुका हूँ, लेकिन कल जो है वो मैं मज़ीद इसको जो है वो एलेबोरेट करूँगा और इसको जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए। ये लास्ट चैप्टर आपका चल रहा है, और जो असाइनमेंट्स दी हुई हैं उनको वक्त पर करके आप जो है वो सबमिट करवा दें। और मेरी असाइनमेंट्स करने के लिए जो मेरी बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, वो आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है आपको पास जो है वो हैरी डेराजनिक क्रेन जो हैं उनके वॉल्यूम्स होने भी ज़रूरी हैं। सून मैं कुछ असाइनमेंट्स, अनसीन असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।